हाँ दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल तेजस शिक्षा पर। और हम लोग जीएस का संपूर्ण सिलेबस कवर कर रहे थे और उस क्रम में हमने सबसे पहले प्राचीन इतिहास शुरू किया था। और प्राचीन इतिहास आज आपका अंतिम लेक्चर है और ये ख़त्म होने वाला है। और इसके बाद प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग देखेंगे या तो मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे और या तो भूगोल शुरू करेंगे। ठीक है, और ये आज हम लोगों का अंतिम टॉपिक होने वाला है। और ये टॉपिक होने वाला है आपका प्रमुख राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति। रुक जाइए यहाँ से। प्रमुख राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, यही आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है। इसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और उनसे जो अलग अलग वंश हैं, जैसे आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर आपका गुर्जर प्रतिहार के बाद आपका हो गया पाल वंश, हो गया बंगाल के पाल वंश। ठीक है, और फिर आपका हो गया चौहान वंश, चौहान। और परमार वंश हो गया आपका परमार। और फिर आपका हो गया राष्ट्रकूट वंश, परमार राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया चंदेल वंश। इस तरीके के जो राजपूत राजवंश हुए उनकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। चलिए, राजपूतों की उत्पत्ति से पहले हम लोग देख लेते हैं अग्निकुल सिद्धांत। ठीक है, अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक बार क्या हुआ था कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध हुआ। ठीक है, तो विश्वामित्र ने क्या करी, वशिष्ठ की गायें जो थी वो अगवा कर ली। तो अपनी गायों को छुड़ाने के लिए जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर, अरावली का ऐसा माना जाता है कि अरावली के माउंट आबू पर्वत पर जाकर 40 दिनों तक वशिष्ठ ने माउंट आबू आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में 40 दिनों तक तपस्या करी, 40 दिनों तक यज्ञ किया। और उस यज्ञ में से आपके 4 राजपूतों का जन्म हुआ। पहले हैं आपके प्रतिहार। ठीक है, उस यज्ञ की अग्नि से प्रतिहारों का जन्म हुआ, परमार का जन्म हुआ, परमार का जन्म हुआ, प्रतिहार, परमार, चौहानों का जन्म हुआ। और आपका चालुक्य, यानी कि चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है, सोलंकी। चालुक्य राजपूतों का जन्म हुआ। ठीक है, और इन राजपूतों को जब ये चारों राजपूत अपनी उस यज्ञ की हवन के अग्निकुंड से निकले और तब जाके इन्होंने वशिष्ठ की गायें जो थी वो विश्वामित्र से छुड़ाई थी, तो इसीलिए यहाँ से तब इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, अब चलिए, अग्निकुल सिद्धांत तो आप लोगों ने देख ही लिया। अग्निकुल सिद्धांत से कुल 4 राजपूतों का जन्म हुआ, प्रतिहार, परमार, चौहान व चालुक्य। इन चारों राजपूतों ने जाकर वशिष्ठ की जो गाय विश्वामित्र ने ले ली थी उन गायों को छुड़ा कर लेकर आए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक शासन था। ये देखिए, ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। ठीक है, हर्षवर्धन के पतन के बाद इनका ये धीरे धीरे ये उनके सामंत ही थे और इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, चलिए हम लोग धीरे धीरे सब कुछ देखा जाएगा। सबसे पहले मैं पेज का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, पेज कलर, और यहाँ पर डाल लेते हैं एकदम पीला वाला। देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, हम लोग सबसे पहला यही देखेंगे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरीशचंद्र। और इसका वास्तविक संस्थापक अगर पूछे, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक था आपका नागभट्ट प्रथम,
भट्ट बेसिकली अपने वंश में पहला प्रतापी शासक बना था। इसकी वजह से इसका शासन था 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक यही था। और ग्वालियर के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने अरबों को सिंध की आगे नहीं बढ़ने दिया था। ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था इसके द्वारा। नागभट्ट प्रथम ने ग्वालियर अभिलेख में जो दिया है अपना कि अरबों का आक्रमण हुआ था, मगर ये सिंध से आगे नहीं आ पाए थे। अरब सिंध से आगे नहीं आ पाए थे। ठीक है, और नागभट्ट के बाद कौन शासक बना? वत्सराज बना। वत्सराज, बस नागभट्ट से इतना ही पूछता है आपका। वत्सराज शासक बना नागभट्ट के बाद। ठीक है, पेज में ऊपर कर लेता हूँ। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज से, और इसने वत्सराज ने किसको राजधानी बनाया? आप याद कीजिए, मैंने बताया था वत्सराज ने राजधानी बनाई कन्नौज को। इसने कन्नौज को राजधानी बनाई क्योंकि कन्नौज काफ़ी फर्टाइल इलाका था, तो उसने कन्नौज पे, और सबसे पहले कन्नौज संघर्ष की शुरुआत भी इसी ने की थी। कन्नौज को राजधानी बनाई। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने आपको बताया था ना, कन्नौज को राजधानी बनाई। और वत्सराज के बाद कौन शासक बना? नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय शासक बना। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय शासक बना, और इसने भी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानकारी हमें प्रभाकवत चरित्र किताब से मिलती है। इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? प्रभावक चरित्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसने गंगा में समाधि लगाकर अपना प्राण त्याग कर दिया था 813 ईस्वी में। 813 ईस्वी में इसने गंगा में समाधि लगाकर, जब राजपाट से इसका मन ऊब गया, तो 813 ईस्वी में इसने गंगा में जल समाधि लगा ली थी। गंगा में जल समाधि, और ये आपका सीरियल में आया हुआ है। गंगा में जल समाधि लगाने वाला शासक नागभट्ट द्वितीय किस वंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश जल समाधि लेता है। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय के बाद फिर इसके नागभट्ट द्वितीय के बाद कौन शासक बनता है? मिहिर भोज, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक यही बनता है, मिहिर भोज। ठीक है, और इसका शासन कब से कब तक था? मिहिर भोज का शासन था आपका 836 ईस्वी से लेकर, ठीक है, आपका 885 ईस्वी तक इसका शासन था। ठीक है, और मिहिर भोज ने, तो जाइए पेज ऊपर कर लीजिए, मिहिर भोज ने पंजाब, जो आपका पंजाब वाला एरिया है, इसने मिहिर भोज ने पंजाब, जो आप देख रहे थे अभी मैप ऊपर, उसमें ज़्यादातर इसका राज्य फैलाने में मिहिर भोज का ही हाथ था। पंजाब, मालवा, सौराष्ट्र यानी कि आपका गुजरात वाला क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश, और ग्वालियर वाला जो क्षेत्र था, वहाँ तक इसने अपना शासन फैला लिया। ठीक है, और अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज की दरबार में आया था। अरब यात्री, जब शासन फैलेगा तो लोग दूर से आएंगे भी घूमने, राजकाज अपना फलता फूलता रहता है, तभी ना इतने कारण टूरिस्ट आते हैं। मिहिर भोज की दरबार में आया था। इसी के बारे में कहावत कही जाती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो मिहिर भोज के बारे में बात की जाती है। मिहिर भोज की दरबार में आया था, ठीक है, और सुलेमान ने मिहिर भोज के साम्राज्य की तुलना किससे करी है? इसने साम्राज्य की तुलना जीभ से करी है, जीभ के समान साम्राज्य। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जीभ के समान साम्राज्य क्यों बोला। देखिए, ये वाला जो आपका एरिया है, देखिए इसे ये जीभ की तरह फैला हुआ दिखता था, जो आपका ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन है। ठीक है, इसीलिए इसकी साम्राज्य की तुलना जीभ की तरह करी। और मिहिर भोज के बाद इसी वंश में महेंद्रपाल शासक बना। मिहिर भोज के बाद, यहाँ से आप लोग नोट कीजिए, साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा। मिहिर भोज के बाद कौन शासक बना? मिहिर भोज के बाद आपका महेंद्रपाल शासक बना, महेंद्रपाल शासक बना।
और महेंद्रपाल का जो कार्यकाल था कब से कब तक था, 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक, ठीक है। और महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, काव्य मीमांसा लिखी, काव्य मीमांसा, और कर्पूर मंजरी नामक किताबें किसने लिखी, राजशेखर ने लिखी। और राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, ठीक है। और राजशेखर ने ही महेंद्रपाल को निर्भय राज, व इसी ने राजशेखर ने किसकी उपाधि दी, महेंद्रपाल को निर्भय राज की उपाधि दी। और इसे निर्भय नरेंद्र भी कहा, एंड निर्भय, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाले नरेंद्र नहीं, निर्भय नरेंद्र की उपाधि दी, ठीक है। और महेंद्रपाल को रघुवंश मुक्तामणि के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्र उपाधि खूब धारण किया था ये, क्योंकि इति का नाम पिताजी अपना मिहिर भोज जो इनके थे वो काफ़ी साम्राज्य फैला दिए थे, तो पिताजी के नाम पे काफ़ी इति का नाम वो किया था। महेंद्रपाल ने किसकी उपाधि धारण करी, रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश मुक्तामणि की उपाधि धारण करी थी, रघुवंश मुक्तामणि की उपाधि धारण करी। और महेंद्रपाल के जो गुरु थे वो भी राजशेखर ही थे, ठीक है। इसके कवि तो इसके दरबार में तो रहते ही थे राजशेखर। और राजशेखर की और भी कई रचनाएं हैं, जैसे आपकी राजशेखर इसके गुरु भी थे महेंद्रपाल के। राजशेखर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, राजशेखर की पुस्तकें हैं भुवन कोश, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसे भूल मत जाइएगा। भुवन कोश लिखी। और फिर आपका बाल रामायण लिखी, बाल रामायण के बाद हरविलास लिखी। और प्रचंड पांडव नामक पुस्तकें लिखी, ठीक है। महेंद्रपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में महिपाल नाम का शासक बना। महेंद्रपाल के बाद कौन बना, महिपाल शासक बना, ठीक है। और महिपाल का शासन कब से कब तक था, महिपाल का शासन जो था वो आपका 912 से लेके 944 ईस्वी तक था। आप लोग सन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, क्योंकि जो RO का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका डेट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था इस बार के 2024 वाले एग्ज़ाम में। और डेट भी ऐसा दिया था कि आपको अरेंज करना था कि किसका शासन पहले था, किसका शासन बाद में था, ठीक है। और महिपाल के दरबार में अरब यात्री अल-मसूदी आया था, भारत आया था, अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया, ठीक है। और अल-मसूदी ने ही महिपाल को बौरा राजा कहा था, इसी ने कहा था, बौरा राजा अल-मसूदी ने कहा था। और इसी वंश में अब महिपाल का तो आपका खत्म नहीं, थी का नाम राज का चलता ही रहा। अब इसी वंश में सबसे अंतिम प्रतिहार नरेश राज्यपाल था, अंतिम प्रतिहार नरेश जो था वो राज्यपाल बना, ठीक है। और ये अंतिम शासक बना। और राज्यपाल के समय ही महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया, राज्यपाल के समय में ही किसने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। और उसके बाद यहीं पर जब आक्रमण करता है तो इस वंश का समाप्ति भी हो जाती है। और मिहिर भोज ने ही जो आपका इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसका मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण करी थी, ये मैं बताना भूल गया था। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण करी,
एक्चुअली बात ये थी कि ये वंश जो था ये काफ़ी फैल गया था, और फैलते 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 उसको संभालने के लायक उतने शासक बचे नहीं थे इस वंश में, कि जो जब आप फैला देता है स्थिति अपना पूरा राजपाट, जो थी पैसा कौड़ी हो जाता है, तो बेटवा एकदम थी का नाम बेकार निकल जाते हैं, सब संभाल उमाल पाते नहीं हैं। उनको हमेशा 24 घंटा नशा चढ़ा रहता है, कि लगता है कि मतलब कितने बड़ा तोप है, भले एक युद्ध के मैदान में मक्खी न मारे हों, मगर उनको नशा रहता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा, चाहे भले कुछ ना रहे, जब में एक फुटल कौड़ी ना हो। तो उसी तरीके का था। तो राज्यपाल जब महमूद गजनवी हमला करता है, तो सेम वही कहानी दोहराई जाती है घनानंद वाली यहाँ पर भी। तो इसी का नाम इसका जो सेनापति रहता है वो इसकी हत्या कर देता है राज्यपाल की। राज्यपाल की हत्या। अब कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बाप भी नहीं कुछ किए, बेटा भी कुछ नहीं किया, और तब वो बन के घूमते हैं सब खलीफा, लगता है वो बहुत बड़ा तोप है। अब कौन दू झापड़ मारे बस चौना खा गिर पड़े। अधिकतर तो राजपूताना वंश में ऐसे शासक हुए जो केवल इसी का नाम अपना थी बाप दादा बना दिए। अब उसके बाद एकदम सब कोई आया, अगर कोई इसी का नाम परेशान वरसान किया, उसके साथ संधि वंधि करके किनारे हो गए। बहुत कम इसी का नाम राजपूत वंश में मिले हैं जो इसी का नाम एक्चुअली विरोध किए। ऐसा नहीं था कि इसी का नाम विरोध नहीं थी कि ये विरोध दर्ज नहीं कराए, मगर बहुत कम मिले। अब जैसे मिहिर भोज था, तो इसने अपना शासन अच्छा खासा फैलाया। महेंद्र पाल इसी वंश में था, अच्छा खासा शासन फैलाया, मगर राज्यपाल एक हमले को इसी का नाम झेलने को भी तैयार नहीं था, इतना इसी का नाम है वो आलसी आदमी था। और अब इसके बाद हम लोगों का यहीं पर गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म होता है। अब हम लोगों का शुरू होता है पाल वंश। मैं खुद राजपूत हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग बुरा मान जाइएगा कि इति का नाम है क्या बोल रहा है ऐसी वैसी। मैं खुद राजपूत हूँ, और इति जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसे आप झुठला नहीं सकते। ज़बरदस्ती का दम भरने से इति का नाम आप मूँछों को ताव देने से उठी नहीं हो जाता है। देखिए, पाल वंश के शासक जो थे वो बंगाल के गौड़ क्षेत्र के निवासी थे, और यहीं का एक शासक था। आप बताइए, उसने हर्षवर्धन की बहन के हर्षवर्धन के जीजा की हत्या कर दी थी, ग्रहवर्मन की। पाल वंश के शासक बंगाल के गौड़ प्रदेश के थे। इनका शासन कहाँ था? बंगाल का गौड़ क्षेत्र, गौड़ क्षेत्र में इनका शासन था। और गौड़ वंश के शासक शशांक की मृत्यु के बाद जो गोपाल था उसने पाल वंश की नींव रखी। जब गौड़ नरेश मार दिया जाता है, तो गौड़ नरेश शशांक गौड़ नरेश शशांक जब हर्षवर्धन के द्वारा मार दिया जाता है कि मृत्यु के बाद, इन्हीं के थी शशांक के ही थी घर में के थे, उत्तर भारत के लोग समझ लीजिए पटदारी में का, ठीक है। गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के बाद गोपाल जो होता है, गोपाल इसका शासन कब से कब तक था? 750 से लेकर आपका 770 तक, ठीक है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी, पाल वंश की स्थापना करी, ठीक है, गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के बाद। और इसे जनता के द्वारा चुना गया था, क्योंकि जो हर्षवर्धन था उसने हमला करके सारा एकदम राजपाट तहस नहस कर दिया था, क्योंकि इसके जीजा को भी मार दिए थे हर्षवर्धन की, और इसी का नाम जीजा को मारने के बाद इसके भाई की भी हत्या कर दी थी मालवा नरेश के साथ मिलकर शशांक ने। और फिर उसके बाद इसी का नाम इसके ऊपर हमला का भी थी वो डर बना रहता था हर्षवर्धन के ऊपर, तो इसने पूरा एकदम इसको तबाह ही कर दिया था भास्कर वर्मा की सहायता से। जब इसी का नाम तबाह कर दिया, तो जनता एकदम बगैर राजपाट का हो गई। तो जनता ने तब इसी का नाम शशांक के घर में से ही एक आदमी था गोपाल, उसी गोपाल को जनता ने चुना था, ठीक है, कि आप हमारे अब से राजा बनेंगे। गोपाल को जनता ने चुना था, क्योंकि सारा कुछ तो राजपाट तहस नहस हो गया। और ये इतिहास में पहला राजा है जिसे जनता के द्वारा चुना गया था। तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार इसने उदंतपुर में बौद्ध विहार का भी निर्माण कराया था। किसके अनुसार? तिब्बत जो बौद्ध धर्मगुरु होते हैं उनको लामा कहा जाता है। तो जो तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार उदंतपुर में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था इसने, बौद्ध विहार का निर्माण कराया, ठीक है। और गोपाल के बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आपका धर्मपाल बना था। रुक जाइए, पेज ऊपर करने दीजिए। गोपाल के बाद इस वंश का प्रतापी शासक आपका धर्मपाल बना, धर्मपाल।
ठीक है। और धर्मपाल, और इसने क्या किया, जितना अपना राजपाट खो गया था उसको तिकानम हासिल किया और उसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त करी। धर्मपाल ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, राष्ट्रकूट, पाल वंश और बाकी थी एक और वंश, कौन सा था उसके बारे में आप बताइए। और कन्नौज पर विजय प्राप्त करी। और कन्नौज पर विजय के बाद किसकी उपाधि धारण करी, इसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी। ठीक है। और धर्मपाल का शासन कब से कब तक था, 770 से लेकर आपका 810 ईस्वी तक इसका शासन था। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार, इसने सोमपुर महाविहार व बौद्ध शिक्षा हेतु विक्रमशिला का निर्माण कराया। व बौद्ध शिक्षा के हेतु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोमपुर महाविहार व बौद्ध शिक्षा हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर पड़ता है, भागलपुर, वहाँ पे इसका निर्माण कराया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, तो धर्मपाल ने कराया था। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, राजा कुमार गुप्त ने करवाया था। ये लोग आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 200 गाँव का दान, 200 पहले गांव जो थे वो दान में दिए जाते थे, गांव का दान, ताकि उनसे जो राजस्व की वसूली हो उससे विद्यालय चल पाए, नालंदा विश्वविद्यालय को दिया था। यानी कि अच्छा शासक था, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करता था। विश्वविद्यालय, कोई शासक अच्छा कैसे होता है, इससे बात पता चलता है कि उसने टेरिटरी कितनी जीती, इससे नहीं पता चलता है। जबकि इससे पता चलता है कि उसके राज्य में जो बाकी उसकी छोटी सी टेरिटरी भले क्यों ना हो, मगर उसके राज्य में कितने लोग संपन्न थे, कितने खुश थे, और बाकी उसने निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए जो जनता के हित में हो। ठीक है। इसने 200 गाँव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया। ठीक है, ताकि राजस्व का अर्जन हो सके और राजस्व के अर्जन के बाद विश्वविद्यालय चल पाए। धर्मपाल के दरबार में बौद्ध भिक्षु हरिभद्र रहते थे। बौद्ध भिक्षु हरिभद्र रहते थे। ठीक है। और धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण करी थी। ऊपर की, धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण करी। ठीक है। परम सौगात की, और धर्मपाल ने और कौन कौन सी उपाधि धारण करी, परम सौगात की तो उपाधि धारण करी ही थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण करी थी। परम भट्टारक की उपाधि धारण करी। और किसकी उपाधि धारण करी, परमेश्वर। भाई इतना काम करेगा तो उपाधि तो धारण करवा करेगा, नाम से बड़ी उपाधि हो गई। ठीक है। धर्मपाल ने समकर समान कर लगाने वाले की भी उपाधि धारण करी थी। समकर की भी उपाधि, यानी कि समान कर लगाने वाला मतलब इंसाफ करने वाला शासक था, इसलिए इसने समकर की उपाधि धारण करी। और धर्मपाल ने सोमपुरी विहार का निर्माण कराया था पहाड़पुर में। सोमपुरी विहार कहाँ पर, पहाड़पुर में, बिहार के पहाड़पुर में सोमपुरी विहार का निर्माण कराया। और धर्मपाल के बाद आपका कौन शासक बनता है, इसके बाद देवपाल शासक बनता है। इसके बाद देवपाल शासक बनता है। देवपाल का शासन कब से कब तक था, 810 से लेकर 770 से लेकर 810 तक तो धर्मपाल का शासन था, और 810 से लेकर आपका 850 ईस्वी तक देवपाल का शासक था। और ये क्या करता है देवपाल, कन्नौज से वापस अपनी राजधानी मुंगेर लेकर चला जाता है। ये मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है, क्योंकि अब डिफेंड करना इसकी बस की बात थी नहीं राष्ट्रकूटों से। मुंगेर को राजधानी बना लेता है, क्योंकि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष तो 400 सालों तक चला, इस वजह से। और मुंगेर को अपनी राजधानी, कन्नौज को उस टाइम क्या कहते थे, कन्नौज को हम लोग महोदय श्री भी कहते हैं, और आज भी कहते हैं कन्नौज को महोदय श्री। कन्नौज थोड़ा सुनने में का नाम हिंदू नाम अगर नहीं लगता तो हमारे योगी जी इसका नाम भी महोदया श्री कर देते, महोदया भी कहते हैं इसे, महोदया या महोदय श्रीनगर भी कहते हैं। ठीक है।
और देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा गया है। इसको पुनर्संस्थापक, सॉरी मुंह में मच्छर चला गया था। संस्थापक किसका? बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा गया है देवपाल को। देवपाल के बाद कौन शासक बनता है? देवपाल के बाद आपका शासक बनता है महिपाल। ठीक है, देवपाल के बाद महिपाल शासक बनता है पाल वंश में। पेज ऊपर करने दीजिए मुझे। और जब महिपाल शासक बनता है, ये इति का नाम है, इसे महिपाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, इसे द्वितीय संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने भी अपना राजपाट अच्छा खासा फैलाया था। ठीक है, महिपाल के समय चोल राजा राजेंद्र चोल ने आक्रमण कर विजय प्राप्त करी थी। महिपाल के ऊपर ही चोल राजा राजेंद्र चोल ने महिपाल के ऊपर हमला कर दिया था और इसे हरा भी दिया था। राजेंद्र चोल ने हमला कर दिया था दक्षिण भारत में रहकर। ठीक है, और हमला कर विजय प्राप्त करी। और ऐसा माना जाता है कि इससे यहाँ से गगरा में इत्ती का नाम गंगा में पानी लेकर गया था। गंगा का जो पानी था, इसीलिए इत्ती का नाम इसे दक्षिण भारत में गंगा को उतारने वाला माना जाता है राजेंद्र चोल को। और पाल वंश का अंतिम शासक जो था, इसी वंश का अंतिम शासक रामपाल था। अर्जुन रामपाल नहीं, पाल वंश का शासक रामपाल। और रामपाल ने गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। इसने गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या क्यों कर ली थी आत्महत्या? क्योंकि जो इसका चाचा था वो किसी युद्ध पे गया था, तो ये अपने चाचा की काफ़ी क्लोज था। तो वहाँ पे इसको इतनी जानकारी मिली कि इसका जो चचवा है वो युद्ध में मारा गया। तो वहाँ इसको बहुत ही दुख हुआ कि इत्ती का नाम, हमारा चाचा इत्ती का नाम युद्ध में मारा गया। फिर उसके बाद तब इसने क्या करी, गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। अब यहीं पे पाल वंश का समाप्ति भी होता है। हम लोग अब देखेंगे इसके बाद राष्ट्रकूट वंश सॉरी हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। इनके संस्थापक आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, संस्थापक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दंती दुर्ग कम से कम 3-4 एग्जाम में देख चुका हूँ कि राजपूत राजवंशों के संस्थापक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। किसे राजधानी बनाया था? मान्यखेत को राजधानी बनाया था। वह हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक पूजा करता था। ये हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक पूजा, और ये MTS में आया था कि हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक पूजा कौन करता था? दंती दुर्ग करता था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के सामंत थे। ये चालुक्यों के सामंत थे। जैसे जब चालुक्य कमज़ोर हुए तो इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, और स्वतंत्र करके इत्ती का नाम राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। दंती दुर्ग ने परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि इसने भी धारण करी थी। इसने परमेश्वर व परम भट्टारक की उपाधि धारण करी। और चालुक्य नरेश ने इसे कौन सी उपाधि धारण दी थी? चालुक्य नरेश ने इसे पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दंती दुर्ग को किसने दी थी? की उपाधि चालुक्य नरेश ने दी थी। अरे भाई, कमज़ोर हो गया था चालुक्य शासक, तो जो उपाधि तुम मांगेगा वो देना ही पड़ेगा। चालुक्य नरेश ने दी। जब कमज़ोर हो जाता था शासक तो उसके जो सेनापति थे वो अपना मनमानी के हिसाब से अपना उपाधि ले लेते थे। और दंती दुर्ग ने चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। ठीक है, इसने किसको हराया था? चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन को। चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन को हराकर अपना राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। और दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना था। ठीक है, दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कृष्णराज भी कहते हैं। इसे कृष्ण राज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इसने एलोरा गुफा में
महादेव का जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर महादेव को समर्पित, उसका निर्माण कराया, कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है। और कृष्ण प्रथम के बाद कौन शासक बना? ध्रुव प्रथम, ध्रुव शासक बना आपका। ठीक है। और ध्रुव इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और वहाँ जीत भी हासिल करी। इसके बारे में यही पूछता है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किसने लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग। और जो भी जीतता था वो क्या किसकी उपाधि धारण करता था? उत्तरापथ की स्वामी, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करता था, क्योंकि कन्नौज सबके उत्तर में ही पड़ता था। ठीक है। इसने कन्नौज पर विजय प्राप्त करी। ध्रुव ने वत्सराज और धर्मपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज विजय के बाद इसने उत्तरापथ और धारावर्ष, कन्नौज विजय के बाद इसने निरुपम की भी उपाधि धारण करी, क्योंकि अब इसने कन्नौज के थी अच्छे शासक वत्सराज को भी हरा दिया था। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था और धर्मपाल पाल वंश का शासक था, उसको भी हरा दिया था। सोचिए अब इत्ती का नाम, इतने बड़े बड़े लोगों को हराया है तो इत्ती का नाम उपाधि भी तो बड़ी बड़ी लेगा। निरुपम की उपाधि धारण करी, काली वल्लभ की उपाधि धारण करी, काली वल्लभ, और फिर उसके बाद श्री वल्लभ की भी उपाधि धारण करी। ठीक है। और ध्रुव के बाद आपका कौन शासक बनता है? गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। ध्रुव के बाद भी और भी कई शासक बने और उनमें सबसे इत्ती का नाम वो इम्पोर्टेंट था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जब उत्तर भारत अभियान में उलझा था तो इसके खिलाफ पल्लव पांड्य, क्योंकि सबसे उत्तर में इसी का थी, यही लोग थे राष्ट्रकूट शासक ही, इसके खिलाफ पल्लव पांड्य चेर ने आक्रमण कर दिया। जब ये उत्तर भारत के कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में, इसलिए ज़्यादा एक ही तरफ नहीं ध्यान दिया जाता। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो चारों तरफ अपना ध्यान रखे, अपने विरोधियों को खास करके अपना इत्ती का नाम अंदर रखे। जब ये कन्नौज में उलझ गया तो फिर उसके बाद जो साउथ इंडिया एकदम साउथ केरल उरल के साइड में जो पल्लव पांडव और चेर छोटे छोटे राज्य थे, इन्होंने कहा यही समय है और इसके खिलाफ इकट्ठा होकर इसको साउथ की तरफ से हमला कर दिया। और जब दो फ्रंटों पर वॉर होता है तो या तो बहुत ही अच्छी इत्ती का नाम विजय होती है और या तो बहुत भयंकर हार होती है। तो पल्लव पांडव और चेर ने दक्षिण से हमला कर दिया और यहीं पर ये हार जाता है। ठीक है। गोविंद तृतीय के बाद कौन शासक बनता है? अमोघ वर्ष, और इसका राजकाज भी कम हो जाता है। देखिए मैं आपको राष्ट्रकूटों का वो दिखा देता हूँ मैप में। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश है और ये आपका कन्नौज पे इधर से देखिए ये हमला हुआ है, इधर से पाल है यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर राष्ट्रकूट है और ये आपका गुर्जर प्रतिहार है इधर से राजस्थान साइड में, और ये आपका कन्नौज है, यही वाला इलाका। ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब थे तो हमला कर देते थे, आई बेचारा अपना डिफेंड कर नहीं पाया। देखिए इधर ये सब, ये वाला इलाका देखिए, यहाँ पर चालुक्यों का शासन था ना, राष्ट्रकूट शासक जो थे, यहाँ पर धीरे धीरे ये सब चेर पांड्य, देखिए पांड्य चेर चोल ये सब हमला कर देते हैं। और जब हमला कर देते हैं तो ये बेचारा हार जाता है, क्योंकि साउथ की तरफ से हमला हुआ था पीछे की तरफ से, और उत्तर की तरफ ही खुदा ही इत्ती का नाम फ्रंट खोल के बैठा था। दो फ्रंटों पे वॉर कभी नहीं लड़नी चाहिए, यही गलती हिटलर ने भी करी थी, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है। और गोविंद तृतीय के बाद कौन शासक बना? अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष शासक बना। अमोघ वर्ष के बारे में संजन ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। कहाँ से? संजन ताम्रपत्र से जानकारी हमें मिलती है। अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को राजधानी बनाया। मान्यखेत आपका कर्नाटक में पड़ता है। मान्यखेत को राजधानी बनाया। और इसने किसकी उपाधि धारण करी? इसने कविराज मार्ग उपाधि नहीं, इसने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका नामक ग्रंथों की भी रचना करी अमोघ वर्ष ने। इन किताबों से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथों की रचना अमोघ वर्ष ने करी ग्रंथों की रचना। ठीक है। और अमोघ वर्ष के बाद अमोघ वर्ष का दरबारी कवि कौन था? जिनसेन था। जिनसेन दरबारी कवि था। और जिनसेन ने किसकी रचना करी? आदि पुराण की रचना करी जिनसेन ने। अमोघ वर्ष के दरबारी विद्वान महावीराचार्य ने गणित सार नामक संग्रह नामक ग्रंथ लिखा था।
रुक जाइए पेज, अरे यार पेज ऊपर करने दीजिए। इसी के दरबार में जिनसेन, कहाँ यार, जिनसेन ने आदि पुराण की उपाधि धारण करी। ठीक है, जिनसेन के बाद इसी के दरबार आदि पुराण की रचना करी जिनसेन ने। और इसी के दरबार में यार हल्ला होने लगा, सुबह सुबह का टाइम है, लोग ठीक है ना मंदिरों में थी चालू कर दिए गाना वगैरह। और अमोघ वर्ष के दरबार विद्वान कौन थे? महावीराचार्य। महावीराचार्य। और महावीराचार्य ने किसकी रचना करी? गणित सार नामक ग्रंथ की रचना करी। और इसने अपनी उंगली लक्ष्मी माता को बलि चढ़ा दी थी अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने अपनी उंगली लक्ष्मी माता को बलि दे दी थी। लक्ष्मी माता को बलि दे दी थी, बलि के रूप में दे दी थी। ठीक है, अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही मिहिर भोज कन्नौज पर हमला कर अधिकार कर लेता है। जो भोज मिहिर भोज था वो अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही कन्नौज पर हमला करता है। और अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण तृतीय शासक बना। कृष्ण तृतीय इसी के बाद शासक बनता है। ठीक है, और इसने चोलों को हराया था। कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराकर बदला लिया अपना, चोलों को हराया और रामेश्वरम पर अधिकार कर लिया। वह रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वरम मंदिर मैंने एक शॉर्ट्स में बनाया हुआ है कि तमिलनाडु के मंदिरों के ऊपर कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो उससे मैंने एक डिफरेंट शॉर्ट्स वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराया और रामेश्वरम पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और कृष्ण तृतीय ने चोलों पर विजय के बाद अकाल वर्ष की उपाधि धारण करी। अकाल वर्ष की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और इस वंश का अब सबसे अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, कर्क द्वितीय। ठीक है, और यहीं पर आपका इस वंश की समाप्ति हो जाती है। किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की। इससे ज़्यादा आपका बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं और इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा भी नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना चौहान वंश। हर चुनाव में आपका एथी का नाम है, राजस्थान के चुनाव में चाहे एथी के चुनाव में चौहान वंश जरूर याद आ जाता है अपने नेताओं को। तो चौहान वंश हम लोग देख लेते हैं। चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? संस्थापक इसका था वासुदेव। चौहान वंश की नींव डाली थी। चौहान मूलतः शाकंभरी के रहने वाले थे। ये शाकंभरी के रहने वाले थे, शाकंभरी के रहने वाले। रुक जाइए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ शाकंभरी कहाँ पर है। देखिए ये रहा आपका चौहान वंश और ये रहा आपका शाकंभरी। देखिए ये रहा आपका शाकंभरी। ठीक है, और यहीं के रहने वाले थे ये आपका, मतलब आपका जो थी अलवर अजमेर टाइप जो इलाका है वहाँ का। ठीक है, ये शाकंभरी के रहने वाले थे और ये कभी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके सामंत थे। ये गुर्जर प्रतिहारों के कभी सामंत हुआ करते थे, मगर जब गुर्जर प्रतिहार वंश कमज़ोर हुआ तो इत्ती का नाम है अपना शासन इत्ती का नाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। विग्रह राज द्वितीय का हस्त प्रशस्तर अभिलेख इसके बारे में जानकारी देता है। हस्त प्रशस्तर अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी होती है कि ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और किसका है ये? विग्रह राज द्वितीय ने लिखवाया था, इसी वंश का शासक था विग्रह राज द्वितीय। ठीक है, और इनकी चौहान वंश के बारे में और कहाँ जानकारी मिलती है? बिजौलिया अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। बिजौलिया अभिलेख से भी हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। अजय राज ने अजयमेरू शहर बसाया था। इसी वंश में एक अजय राज नाम का शासक हुआ। अजय राज ने अजयमेरू मतलब पर्वत, अजय तो अपने नाम पे ही रखा था, अजयमेरू यानी कि इसे अब हम लोग अजमेर कहते हैं। अजमेर की स्थापना किसने करी है आपसे पूछे? अजय राज ने करी थी। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा था। और विग्रह राज ने आशापूर्णा देवी का मंदिर बनवाया था। विग्रह राज ने आशापूर्णा देवी का मंदिर
बनवाया था विग्रहराज ने, ठीक है। और अजय राज जो था अपनी अजमेरू को तो बसाता है और उसे अपनी राजधानी अजमेर को ही राजधानी बना लेता है और उसके बाद चौहानों की मुख्य राजधानी अजमेर बन जाती है। अजय राज ने परमार नरेश को हराकर उज्जैनी पर भी अधिकार कर लेता है। रुक जाइए, यहाँ पर अजय राज किसको हराता है? परमार नरेश। अजय राज ने परमार नरेश को हराकर उज्जैनी पर भी अधिकार कर लेता है। उज्जैनी पर अधिकार कर लेता है। उज्जैनी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, अधिकार कर लेता है, ठीक है। और अजय राज के बाद कौन शासक बना? अणुराज्य शासक बनता है, ठीक है। अणुराज्य के समय महमूद गजनवी हमला करता है। इसी के समय महमूद गजनवी हमला कर देता है, ठीक है। और इसने क्या किया था? महमूद गजनवी को हरा दिया था। हमला करता है परंतु हार जाता है। महमूद गजनवी हार जाता है। इसी से अणुराज्य ही हराता है महमूद गजनवी को हरा देता है। सोचिए, वीर तो था ही, ये हरा देता है अणुराज्य, ठीक है। अणुराज्य के बाद कौन शासक बना आपका? विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है, ठीक है। और भी कई शासक आए अणुराज्य के बाद, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बीसल रासो, इसे ही हम बीसल देव के नाम से जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव ने हरिकेल नामक नाटक संस्कृत में रचना करी थी। बीसल देव ने किसकी रचना करी? हरिकेल की रचना करी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो विग्रहराज के बाद तो फिर और भी कई शासक आए, और इस वंश के सब फिर विग्रहराज के बाद सोमेश्वर बना। और सोमेश्वर का जो बेटवा था वो काफ़ी प्रतापी था, ठीक है। सोमेश्वर का जो बेटा था पृथ्वीराज तृतीय। बीच में कई शासक आए मगर उनके बारे में हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ काम किया नहीं। चौहान वंश से ज़्यादातर आपका पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ही पूछता है, और इसे पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से भी जानते हैं। इसके पिता का नाम सोमेश्वर था, ठीक है। और इसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। 2014 के चुनाव के बाद तो ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी पृथ्वीराज चौहान है। इतने का नाम है जयचंद, एकदम जो इतनी विपक्ष था उसको तो सब जयचंद करने लगे थे, या जो इतने का नाम बीजेपी को वोट नहीं देता था, इतने सब अंधभक्ति में मशगूल हो गए। और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। इसे देखिए, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। और इसने चंदेल नरेश परमार्दी देव से युद्ध किया था। चंदेल नरेश परमार्दी देव पर हमला कर परास्त किया था, हमला कर विजय प्राप्त करी। और परमार्दी देव के ही दरबार में कौन रहते थे? इसके सेनापति आल्हा व उदल। आप लोगों ने आल्हा और उदल की कहानियाँ सुनी होंगी। आल्हा उदल परमार्दी देव के दरबार में रहते थे, उन्हीं के सेनापति थे। और उसके बाद 1191 की पृथ्वीराज चौहान जो था 1191 ईस्वी की मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ठीक है। 1191 का तराइन का युद्ध है ये, आप लोग ये भी याद रखिएगा। कौन सा युद्ध कहा जाता है? तराइन का युद्ध, ठीक है। इसमें पहले तराइन का प्रथम युद्ध है ये, प्रथम तराइन का युद्ध। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। मगर फिर उसके बाद आपका होता है 1192 ईस्वी में फिर से आता है मोहम्मद गौरी फिर से आता है। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें पृथ्वीराज हार जाता है। और ये कौन सा युद्ध होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। असल में तराइन का द्वितीय युद्ध हारने का कई कारण था। तराइन का द्वितीय युद्ध जब ये हारता है तो उस समय जो इसका सेनापति होता है वो ये भी सेम गलती करता है। अपना उत्तर में भी इत्तिकानम में फ्रंट खोल देता है और दक्षिण में भी फ्रंट खोल देता है। तो दक्षिण में इत्तिकानम जब फ्रंट खोल देता है तो फिर उसके बाद वहाँ पर भी इतनी बिजी हो जाता है। और इसी टाइम जो आपका उत्तर वाला एरिया था यहाँ से आपका घुस जाता है ये मोहम्मद गौरी,
और जब दोनों फ्रंटों पर युद्ध होता है तो सेना कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद यहीं पर पृथ्वीराज की मृत्यु भी हो जाती है इसी युद्ध में। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने किसकी रचना करी? पृथ्वीराज रासो की रचना करी। कभी भी दो फ्रंटों पे युद्ध नहीं खोलना चाहिए, चाहे आम जीवन हो गया, चाहे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते आज इतनी कांस्टेबल का भर रहे हैं, ये भी भर रहे हैं, वो भी भर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आप ज़्यादातर एग्ज़ाम आप लोग फेल मार जाएंगे। किसी एक एग्ज़ाम को पकड़िए और उसको अपना मेन प्राथमिकता बनाए रखिए कि हमको इस एग्ज़ाम को मेन प्राथमिकता बनाए रखना है। साथ में और एग्ज़ाम आते हैं उनको डालते रहिए, उसको मिना नहीं है, मगर आप लोग एक एग्ज़ाम पे ज़रूर अपना थी कि हाँ हमारा एग्ज़ाम फिक्स है, साथ में और अलग से हम मतलब लेके चल रहे हैं, वो बात अलग है। और पृथ्वीराज चौहान ने किससे युद्ध किया था? जयचंद की पुत्री संयोगिता से। जयचंद, और दक्षिण में इसी के खिलाफ, जयचंद के खिलाफ ही ये अपना फ्रंट खोला रहता है। इधर दक्षिण में जयचंद हरा देता है, इतनी सेना जब कमज़ोर हो जाती है, सेना दो भागों में बढ़ जाती है पृथ्वीराज चौहान की, एक जयचंद की तरफ भेज देता है लड़ने के लिए और एक इतनी सेना चली जाती है वहाँ पर गौरी की तरफ। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने ही मदद करी थी गौरी की। जयचंद की पुत्री संयोगिता से शादी भी करता है ये, और इसी से ये नाराज़ था जयचंद की संयोगिता, क्योंकि अपहरण करके लाया था, संयोगिता से शादी करता है। और इसीलिए जयचंद ने का नाम मोहम्मद गौरी को बुलाता है, क्योंकि जयचंद को इसने एक बार पराजित कर दिया था और इसकी बेटी को अपहरण करके लेके चला गया था पृथ्वीराज चौहान। और जयचंद की पुत्री जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान की मौसेरी बहन भी लगती थी, सगी। इसने अपनी मौसेरी बहन से शादी करी थी। फिर आपका चंदेल वंश। अब हम लोग चलते हैं चंदेल वंश की तरफ, और यहीं पर चौहान वंश का ख़त्म होता है और हम लोग अब चंदेल वंश की तरफ मूव करेंगे। पेज ऊपर करने दीजिए। चंदेल वंश, चंदेल ये मूलतः जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड, यानी कि ये जेजाक भुक्ति क्षेत्र, यानी कि आपका बुंदेलखंड वाला इलाका। बुंदेलखंड, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे झांसी की रानी के बारे में। चंदेल वंश के शासक भी कभी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, संस्थापक नन्नुक। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी चंदेल शासकों ने करवाया था। नन्नुक जो था इसका शासन 831 ईस्वी से लेकर 845 ईस्वी तक था। और नन्नुक के बाद कौन शासक बना? यशोवर्मन। नन्नुक के बाद यशोवर्मन शासक बनता है 845 ईस्वी में, यशोवर्मन शासक बना। और यशोवर्मन ने विष्णु के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। इसने विष्णु के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण। ठीक है, और यशोवर्मन के बाद धंगदेव शासक बनता है और इसने कालिंजर को राजधानी बनाया, धंगदेव। और ये अपनी खजुराहों से राजधानी उठा कर ले जाता है, खजुराहों से हटाकर किसे राजधानी बनाया? अपनी कालिंजर को। धंगदेव ने कालिंजर को राजधानी बनाया, क्योंकि कालिंजर जो था वो पहाड़ी, कालिंजर का किला एकदम पहाड़ी पे एकदम सीधी स्लोप वाला था, इसको ज़्यादा इतनी का नाम सेफ वहाँ पे महसूस हुआ, तो इसने कालिंजर को राजधानी बना लिया था ताकि कोई हमला ना कर पाए। और खजुराहो थोड़ा मैदानी इलाके में पड़ता था। और धंगदेव के बाद कौन शासक बना? विद्याधर शासक बना, विद्याधर शासक बना धंगदेव के बाद। इसका शासन कब से कब तक था? 1019 से लेकर 1029 तक इसका विद्याधर का शासन था, चंदेल शासक। और फिर उसके बाद विद्याधर ने अंतिम प्रतिहार राजा राजपाल की हत्या कर दी थी। विद्याधर ने ही अंतिम प्रतिहार राजा, हालांकि ये कई प्रतिहारों के सामंत थे, मगर देख रहे हैं राजकाट का खेल। अंतिम प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी थी, की हत्या विद्याधर ने करी। ठीक है, विद्याधर ने ही खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव, कभी जब शादी हो जाए तो अपनी बीवी के साथ जाइएगा खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। एक्चुअली उस मंदिर में जो थी सेक्सुअल कलाकृतियाँ जो उभारी गई हैं वो ये दिखाने के लिए हैं कि आप लोग सेक्स से संबंधित इच्छा बाहर त्याग कर ही इस मंदिर में प्रवेश करें। तमाम जो क्या नाम सेक्स की पोजीशन वगैरह उसमें दिखाई गई वो इसीलिए दिखाई गई है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण
और चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन था? इस वंश का अंतिम राजा परमर्दिदेव था, जो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया था। और इसी परमर्दिदेव के सेनापति कौन थे? परमर्दिदेव के सेनापति आल्हा व उदल थे। आल्हा, उदल। आप लोगों ने आल्हा सुना होगा। आजकल एक खास वर्ग इति का नाम कुछ ज़्यादा ही आल्हा सुनता है उत्तर प्रदेश में। आपके यादव समाज आल्हा कुछ ज़्यादा सुनता है। चंदेल वंश का अंतिम राजा परमर्दिदेव था, जो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता है। परमर्दिदेव के दरबार में कृष्ण मिश्र जो था, ये चंदेल इसके इति का नाम परमर्दिदेव के दरबार में रहता था। और इसने किसकी रचना करी? मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना करी। प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना करी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं परमार वंश की तरफ। चंदेल वंश का अंतिम शासक ये था। और पहला शासक बताइए आप लोग कौन था? पहला शासक आपका नन्नुक था। और आपका परमार वंश यहाँ से हम लोगों का शुरू होता है। परमार वंश का संस्थापक श्रीहर्ष था। ठीक है। और ये मूलतः मालवा के रहने वाले थे। प्रारंभ में इनकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। इनकी राजधानी उज्जैन थी प्रारंभ में। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा इस वंश में वाकपति मुंज हुए। प्रतापी शासक वाकपति मुंज इस वंश के सबसे प्रतापी शासक। और इन्होंने अमोघ वर्ष व पृथ्वी वल्लभ, वाकपति मुंज ने ही किसकी उपाधि धारण करी? अमोघ वर्ष व पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण करी। ठीक है। मुंज ने ही चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय को हराया था 6 बार। मुंज ने ही चालुक्य नरेश, जब इसका इति का नाम चालुक्य नरेश का तनी मन बढ़ता था जाता तो 2 झापड़ दे के इति का नाम अकेले ठिकाने लाता था। चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय को कितनी बार हराया? 6 बार हराया था। 6 बार हराया। क्योंकि चालुक्य नरेश जो था वो इति का नाम अपना कुछ ज़्यादा इति उछल कूद करता था, बादामी के जो चालुक्य थे। और मुंज के दरबार में दशरूप नामक ग्रंथ लिखा गया था। इसी के दरबार में दशरूप नामक ग्रंथ लिखा गया था। और परमार वंश का दूसरा प्रतापी शासक मुंज के बाद इसका भाई सिद्धराज बना। मुंज के बाद इसी का भाई सिद्धराज शासक बना। सिद्धराज के बारे में जानकारी, उसके दरबारी कवि पद्मगुप्त, इसी का एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि इसी का था पद्मगुप्त। ठीक है। पद्मगुप्त ने किसकी रचना करी? पद्मगुप्त ने नवशाहशांक चरितम की रचना करी। ठीक है। और यहीं से नवशाहशांक चरितम से ही सिद्धराज के बारे में जानकारी मिलती है। सिद्धराज के बाद राजा भोज शासक बना। सिद्धराज के बाद कौन शासक बना? राजा भोज परमार वंश का शासक था। मिहिर भोज नहीं। ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, मिहिर भोज आपका राष्ट्रकूट शासक था, गुर्जर प्रतिहार शासक था। और उसके बाद राजा भोज इसमें परमार वंश में था। राजा भोज शासक बना। और इसने अपना सेनापति किसे बनाया? आनंदपाल को सेनापति बनाया। अच्छा, सेनापति बनाकर क्या किया? आनंदपाल को 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। आनंदपाल को 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ने को भेजा महमूद गजनवी के खिलाफ। ठीक है। और राजा भोज ने उज्जैन से अपनी राजधानी हटाकर धारा को बना लिया। इसने धारा को राजधानी बनाया था। ठीक है। और आनंदपाल किसके साथ लड़ा था? चौहान वंश के शासक अणुराज्य के साथ लड़ा था। और महमूद गजनवी को परास्त भी कर दिए थे ये लोग 1008 ईस्वी में। ठीक है।
महमूद गजनवी का आक्रमण कई बार हुआ था, तो इत्ती का नाम आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं महमूद गजनवी के बारे में एकदम डीप में कवर करूँगा आगे। और महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो वहाँ चालुक्य नरेश भीम द्वितीय का शासक था। महमूद गजनवी जब हमला करता है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा है, महमूद गजनवी के सोमनाथ हमले पर, सोमनाथ पर जब हमला करता है, सोमनाथ पर, सोमनाथ आपका गुजरात में पड़ता है, सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है, तो वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था चालुक्य नरेश भीम द्वितीय। हमारे यहाँ जो राजा थे वो भी ऐसा थे, अरे यार आया लूट के ले जा रहा है, ले जाने दो, और इतना फिर इतने का नाम कर लेंगे। तनको मतलब अगर जो बाप लायक था तो बेटवा लायक नहीं था, बेटवा लायक था तो बाप लायक नहीं था। राजपूत राजाओं में यही इतने का नाम परंपरा चली आ रही थी। चालुक्य नरेश भीम प्रथम था, ठीक है। और राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था, राजा भोज को कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। और राजा भोज ने भोजशाला महाविद्यालय व वाग्देवी प्रतिमा, सरस्वती की प्रतिमा बनवाई थी। राजा भोज ने ही किसकी प्रतिमा बनवाई थी? वाग्देवी की, देवी की प्रतिमा, वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी की प्रतिमा मतलब सबसे पहले सरस्वती, इन्हीं को ही कहा गया है, सरस्वती की प्रतिमा, ठीक है। और भोज विश्वविद्यालय की स्थापना करी, भोज विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ठीक है। असल में इत्ती का नाम इसने इत्ती भोज विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और महमूद गजनवी जब सोमनाथ पर हमला करता है तो जो मंदिर के पुजारी उजारी थे, तो ऐसा माना जाता था कि इत्ती का नाम उस मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग था जो न तो ज़मीन में इत्ती टच हुआ न था, न ही आसमान में था, और ना ही कहीं दाएँ बाएँ कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके बनाया गया था। मगर उस मंदिर को जब लूटने आए तो वहाँ पे इत्ती का नाम में जो मंदिर के पुजारी उजारी थे और जो वहाँ का शासक था, जो पंडित उंडित थे, वो सब अपना चुपचाप किनारे हो गए कि इत्ती का नाम हम शिव जी अपना रक्षा खुद कर लेंगे, हमको इतनी उनकी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपना लूटा फूटा एकदम जितना सोना वोना था सब लूट उट ले गया, और जो वो शिवलिंग था उसको तोड़ के अपने यहाँ लेकर गया और कसाईयों को दे दिया था मांस तौलने के लिए। ऐसे तो हमारे यहाँ के राजा थे और ऐसे हमारे यहाँ के पंडित थे। अगर जो एक हक इत्ती का नाम करछुल लेके भी इत्ती का नाम हमला करने उतर जाते पंडित वे सब या राजा सब, तब भी इत्ती का नाम हार जाता। और कोई बहुत बड़ी सेना नहीं लेकर आया था, बहुत छोटी सेना लेकर आया था, और इनको 2 झापड़ मार के और शिवलिंग को तोड़ ताड़ के लूट के चला गया। अब चलिए इसके साथ अब ज़्यादा हम लोगों को इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मगर बात यह है कि हमें अपनी गलतियाँ स्वीकार करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि बीत गया तो इत्ती का नाम नहीं हम तो ये कर दिए थे, वो कर दिए थे, ये सब ज़बरदस्ती की बात नहीं करनी चाहिए। जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों का राजपूत राजवंश ख़त्म होता है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेजस शिक्षा चैनल को, ठीक है। और आप लोग इसे अन्यथा मत ले जाइएगा, मैं खुद एक राजपूत हूँ, ठीक है। तेजस शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना, और आप लोग कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जितना भी आपका आरपीएफ का या यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप एक बार एग्ज़ाम में बैठ कर देखिएगा, यहाँ से पढ़कर आप लोग औरों से तो बेहतर ही करेंगे, ठीक है। री एग्ज़ाम यूपी पुलिस का जितना और सबका स्तर होगा उससे तो बढ़िया ही आपका स्तर होगा। चलिए आर का मतलब छोटे छोटे आपका एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम की तैयारी का नाम आपकी इसी से हो जाएगी। चलिए धन्यवाद।